एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन आपके लिए हमने प्लान करके रखा है यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे, और वो है विनय दुबे जी हमें जुड़ रहे हैं, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अकासा एयर। अकासा एयर आपको याद होगा, इट इज़ द लेटेस्ट एयरलाइन हमारे इंडियन एविएशन सेक्टर में। राकेश झुंझुनवाला बैक्ड और बहुत टॉप ऑफ द लाइन प्रोफेशनल्स साथ में मिलके ये एयरलाइन को फाउंड किए हैं। और विनय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय दुबे एविएशन क्षेत्र में बिल्कुल भी नया नाम नहीं है, बहुत लंबे समय से रह चुके हैं विदेशी एयरलाइंस के साथ भी, यहाँ की बहुत अहम पोजीशंस यहाँ की कई एयरलाइंस में, और अब एज अ फाउंडर अकासा एयर पे लीड कर रहे हैं यहाँ पे टीम। दुबे जी गुड मॉर्निंग, और ईटी नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। हम वाकई में बहुत इंतज़ार कर रहे थे आपसे इस लाइव इंटरेक्शन का, तो पहली बात तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप। दुबे जी, सबसे पहले मैं आपसे कुछ चंद बातें इंडस्ट्री की करना चाहूँगा आपकी एयरलाइंस के पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त टर्मोइल वाला समय है और बहुत सारे लोग ये बात क्वेश्चन कर रहे थे कि एक एयरलाइन का बिजनेस लॉन्च हो रहा है, वो भी ऐसे समय में क्रूड ऑयल प्राइसेस 140 हो गए हैं। हालांकि हमने कई बार राकेश जी से ये बात काफ़ी, उनको भी बहुत प्रोब किया, काफ़ी पूछा, बट उन्होंने ज़्यादा बताया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं विनय को जवाब देने दूंगा, ये मैं अभी लीगली बाउंड हूँ। लेकिन आप क्यों ना जवाब दें कि आपने जो बिजनेस प्लान बनाया था उसमें क्रूड प्राइसेस को किस तरह से फैक्टर इन किया था? जी देखिए, जब हम लोग बिजनेस प्लान बना रहे थे, क्रूड प्राइस का हम लोग ज़्यादा देखते नहीं, क्योंकि क्रूड प्राइस हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हम 30 साल में रहे हैं एविएशन में, और 30 साल में हमने क्रूड को $20 पर बैरल देखा है और $140 पर बैरल देखा है। तो ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए जब हम लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग क्रूड का प्लान तो बनाते नहीं बिल्कुल। हम लोग बनाते हैं कि अपने कंज्यूमर कस्टमर को कैसे सर्विस करें, हम लोग के एम्प्लॉइज को कैसे सर्व करें, हम लोग की कितनी सस्टेनेबल इंडस्ट्री होगी, और हम लोग का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्रूड के बावजूद कैसा होगा। तो ये हम लोग फोकस करते हैं जब हम लोग प्लान बना रहे थे। और हम लोग का फोकस ये था कि जब हम लोग के पास सबसे फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है, तो जो भी फ्यूल ब्रेंट क्रूड का प्राइस होगा कोई बात नहीं, हम लोग के पास तो एडवांटेज है, सबसे फ्यूल एफिशिएंट नए एयरक्राफ्ट हम लोग खरीद रहे हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादा महत्व नहीं देते हैं जब प्लानिंग स्टेज में है कि क्रूड की कितनी प्राइस होगी। दुबे जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बिजनेस प्लान में कस्टमर को आपने सामने रखा है, और मुझे कुछ सोर्सेज बता रहे थे कि आप इतना ज़बरदस्त कस्टमर एक्सपीरियंस देने वाले हैं, चाहे वो बढ़िया बढ़िया नाश्ता, चाय नाश्ता हो, या ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो कस्टमर का आप इतना शानदार बना देंगे कि ये आपके लिए एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा। तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। अब हाँ, बता सकते हैं। तो कस्टमर हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, कस्टमर और हम लोग के एम्प्लॉइज। और हाँ, हम लोग की उम्मीद है कि हम लोग कस्टमर की बहुत देखभाल करेंगे, और ये चाय नाश्ता का मामला नहीं है, ये है उससे ज्यादा हो जाता है कि हम लोग की ऑन टाइम परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, हम लोग का टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चाय नाश्ते के आगे हम लोग काफी सोच रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। दुबे जी, एक और बात ये है कि ये पहला एक वेंचर है जिससे राकेश जी भी एक इन्वेस्टर लोन से एक बिजनेसमैन बन रहे हैं, और वो अपने गुरु राधाकिशन दमानी जी के कदमों पर चढ़ रहे हैं। आप, आई एम श्योर आपकी बातचीत में भी काफ़ी उनका जिक्र आया होगा। हम तो जब भी बात करते हैं वो यही बताते हैं, हमारे गुरु राधाकिशन दमानी जी, और वो भी इन्वेस्टर से डीमार्ट वाया डीमार्ट बिजनेसमैन बने। आप ये बताइए कि एक, और आफ्टर ऑल रनिंग अ बिजनेस भी कैपिटल एलोकेशन का ही खेल है, पूरा इन्वेस्टिंग भी कैपिटल एलोकेशन का ही खेल है काफ़ी हद तक। आपने अपनी बातचीत में साथ में मिलके काम करने के दौरान बिजनेस प्लान्स में कुछ बातें जो बार बार निकल के आई, जो आपको कॉमन लाइन ऑफ थिंकिंग मिली कि आप सब लोग मिलके ये बिजनेस एयरलाइन लॉन्च कर रहे हैं? देखिए, ये 3-4 तो काफी कॉमन बातें हैं। एक है कि इंडिया का लॉन्ग टर्म एविएशन फ्यूचर क्या है, और ये हम लोग सब मिलजुल कर हम लोग ने डिसाइड किया कि इंडिया का एविएशन फ्यूचर तो अभी माने बहुत बड़ा होगा।
20 साल में 1000 हवाई जहाज तो आएंगे ही आएंगे, चाहे अकासा का हो चाहे किसी दूसरा का हो, लेकिन इंडिया में बहुत सारे हवाई जहाज आने वाले हैं। तो ये एक हम लोग ने देखा था कि जब एयरलाइन शुरू कर रहे हैं कि फ्यूचर का डिमांड क्या है। और उसके अलावा हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग को प्रॉफिटेबल रहना है तो हम लोग का कॉस्ट स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम की बहुत जरूरत है। तो ये 2-3 चीज हम लोग ने माने पहली बार तय किया था कि ऐसे हम लोग एयरलाइन बनाएंगे। दुबे जी, आप ऐसे भी समय पे आ रहे हैं, चलिए क्रूड का मामला तो थोड़ा कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एविएशन स्पेस में ये एक ऐसा समय है, अनलॉकिंग है, सब लोग रिवेंज ट्रैवल के मूड में हैं और आपके कंपेटिटर्स भी काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं। एक एयर इंडिया का एक नया अवतार आ रहा है और भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, तो कंपेरेटिव लैंडस्केप कैसे देखते हैं? क्या प्राइस वॉर के लिए आप तैयार हैं टिकट्स पे? क्या आप कुछ और इतना ज़्यादा जूसी डील्स देंगे ट्रैवलर्स को, हायर बैगेज अलाउंस या कुछ ऐसे? तो जब आप लैंड करेंगे स्पेस में, जून से आप एक्चुअली टेक ऑफ कर रहे हैं मैं तो कहूँगा, तो कैसी तैयारी है इस लाइन पे? हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह चल रही है। जून की उम्मीद है कि जून में हम लोग लॉन्च करेंगे अपनी फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट। लेकिन हम लोग अपने बिजनेस में फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, दूसरों को कंपैरेटर पर नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का कहना है कि अगर हम अपने कंज्यूमर पर फोकस करेंगे, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी पर फोकस करेंगे और अपने एम्प्लॉइज पर फोकस करेंगे, तो सब माने आगे लाइन में हो जाएगा। हम लोग को चिंता नहीं है। तो अब अभी तो हम अपने आप की तैयारी पर फोकस कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल। अभी तो ऑफ कोर्स आप अनलिस्टेड हैं, बट क्या आगे चल के आपका शेयर मार्केट में भी आने का प्लान है? क्या आप अभी अपने 3 से 4 साल के लिए एक्सपेंशन के एडिक्वेटली कैपिटलाइज हैं, या कुछ फंड रेजिंग का भी प्लान आगे जरूरत पड़ सकती है? नहीं, अभी तो खैर फंड रेजिंग का प्लान नहीं है, लेकिन 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में क्या होता है ये हम कह नहीं सकते। और उम्मीद है कि काफी सालों के बाद जब हम लोग इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो हाँ, पब्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत आगे कहने की बात है। अभी तो हम लोग जून पर फोकस हैं, अपने कंज्यूमर्स पर फोकस हैं, और एयरलाइन लॉन्च करने के लिए फोकस कर रहे हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल, देश में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, छोटे छोटे शहर जो हैं वो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपका किस तरह का अप्रोच रहेगा? पहले देश भर में क्या आप इंक्रीज करना चाहेंगे अपना पेनिट्रेशन, और उसके बाद आप ग्लोबली चाहेंगे, या अब तो वाइड बॉडीड एयरलाइंस भी आ रही हैं, प्लेन्स भी आ रहे हैं, क्या आप ग्लोबल पे भी नजर है आपकी? किस तरह का प्लान है? तो हम लोग ने 72 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। ये बोइंग के नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, और अभी वाइड बॉडी की कोई माने सोच नहीं है। और करीब 12-14 महीने के लिए हम लोग इंडिया में सिर्फ उड़ाएंगे अपने जहाज, और उसके बाद माने सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेंगे। और कहाँ इंटरनेशनली कहाँ जाएंगे, तो हम लोग की माने हम लोग का एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स है, वो करीब 5 और 6 घंटे के बीच में उड़ सकता है फुल लोड के साथ। तो यही हम लोग इंटरनेशनल में फोकस करेंगे जो इसके रेंज में है। ऑल राइट, विनय दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके नए वेंचर के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को, राकेश जी को भी हमारा नमस्कार कहिएगा। हम लुक फॉरवर्ड करेंगे जून में जब आप टेक ऑफ कर रहे होंगे, वापस से हम लोग एक बार कनेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और अक्सा एयर का पूरा गेम प्लान हमसे शेयर करने के लिए। शुक्रिया। राइट, अभिषेक, तो ये बहुत ही शानदार इंटरेक्शन था। दुबे जी ने साफ साफ बताया कि पहले डोमेस्टिक रूट से फोकस होगा, एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड हैं। 1-2 साल बाद मगर उन्हें हल्के हाथ से कहा कि हम देख सकते हैं कैपिटल मार्केट्स को भी, बट इमीडिएट नीड नहीं है। लेकिन कस्टमर फोकस्ड कंपैरेटिव प्ले के लिए रेडी हो रही है एयरलाइन, और ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम और आप जैसे कंज्यूमर्स के पास अच्छे ऑप्शंस आएंगे डेफिनेटली। तो एविएशन स्पेस में एक और कॉम्पिटिटर, मजबूत तगड़ा कॉम्पिटिटर आ रहा है आकाशा एयर के रूप में, और कंपनी पूरी तरह से फोकस कर रही है लॉन्च को लेकर, और जो कि शेड्यूल्ड है जून से, उसको लेकर कंपनी तैयारियां कर रही है। और हमसे खास बातचीत में विनय दुबे जी ने यह भी बताया कि अगले 20 साल में तकरीबन 1000 एयरक्राफ्ट